देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो हम लोगों ने ये कॉस्ट बुक कीपिंग में दो ही क्वेश्चन किया था ना, इलास्ट्रेशन 1 और 2। वन टू तो मुझे याद है, क्या और कोई क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? वो एक बार कंफर्म कर दो। नो मैम। ठीक है 1 और 2। ठीक है, तो आज हम लोग 3 4 ये करेंगे। पहले 4th नंबर वाला करते हैं, तो 3 नंबर वाला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 4th नंबर वाला थोड़ा ज्यादा एडवांस है, ठीक है। और 3 नंबर वाला उससे उसके बाद करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग मैम। ये वाला देखो, बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ चीफ अकाउंटेंट यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर ए मंथ्स कॉस्ट अकाउंट फॉर ए कंपनी विच ऑपरेट्स ए बैच कॉस्टिंग सिस्टम। तो हम लोग को एक कॉस्ट अकाउंट एक कंपनी का पूरा ऑपरेट करना है, जिनका कॉस्टिंग सिस्टम चलता है बैच में। बैच का मतलब क्या होता है? बैच का मतलब जैसे कि मान लो कि हम लोग 1 लाख पेन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बैच में कितना जो है पेन प्रोड्यूस करेंगे? मान लो एक बैच में हम लोग जो है 10,000 करके जो है पेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक बैच में 10,000 पेन प्रोड्यूस हो सकता है, तो टोटल कितना सारा बैच में ये 1 लाख पेन बन के रेडी हो जाएगा? 10 बैच। 10 बैच में, ठीक है। तो ये होता है बैच सिस्टम का मतलब, जब हम लोग एक 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 यूनिट नहीं बनाते हैं, ठीक है, मोर देन 1 यूनिट एक साथ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि बैच में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है। बोल रहा है कि द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में स्टोर लेजर कंट्रोल का बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस, बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब, क्योंकि मंथ का हमें डेटा संभालने के लिए दिया है, ये भी ओपनिंग, ये भी ओपनिंग और ये भी ओपनिंग, ठीक है। अब देखो बोल रहे स्टोर लेजर कंट्रोल मतलब मेटेरियल, ठीक है। फिर WIP यानी जो वर्क इन प्रोग्रेस वाला पार्ट हो गया। फिनिश्ड गुड्स मतलब जो कंप्लीट रेडी है। प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, ठीक है। तो ये सब अगर हम लोग लेजर ओपन करते हैं, शायद इस क्वेश्चन में लेजर बोला है, मुझे देखना पड़ेगा लेजर है कि जर्नल है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये सब देखा जाए तो ये सब क्या है वैसे? ये बैलेंसेस क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है? गुड मॉर्निंग प्रतिम। मॉर्निंग मैम। ये सब ये स्टॉक है ना, रॉ मेटेरियल। स्टोर लेजर मतलब तो रॉ मेटेरियल, तो रॉ मेटेरियल तो स्टॉक होता है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? करेंट एसेट। तो इसका बैलेंस क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। WIP ये भी स्टॉक होता है ना। तो फिर ये भी करंट एसेट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। फिनिश्ड गुड्स ये भी स्टॉक, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट। अब ये बताओ प्रीपेड, कोई प्रीपेड खर्चा प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने इस बार जो है ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया है, तो ये वो अमाउंट है, तो ये भी क्या है? प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड भी तो करंट करंट एसेट। एसेट। हाँ, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ, तो ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है, मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, ठीक है। तो प्रोडक्शन में इशू हुआ तो WIP, और अदर देन प्रोडक्शन हुआ तो फिर ओवरहेड होता है, क्योंकि फैक्ट्री मेंटेनेंस तो फैक्ट्री ओवरहेड का पॉइंट आएगा। मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस, तो एक बैच से दूसरे बैच के बीच में मटेरियल ट्रांसफर हो, जैसे मैंने अभी तुम लोग को एक एग्जांपल दिया कि 1 लाख पेन प्रोड्यूस करेंगे, और मैंने बोला कि एक बार में हम लोग 10,000 पेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ बैचेस का जरूरत हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये ऐसा 10 बैच, ऐसे 10 बैच में हम लोग अपना प्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये 10 बैच में, ठीक है।
तो यहाँ 10,000 पेन, 10,000, 10,000 ऐसे करके होगा। तो जब 1 लाख पेन के लिए एस्टिमेट कर लिया होगा पहले कि रॉ मटेरियल कितना जरूरत है, ठीक है। अब बैच टू बैच प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये लोग एक बैच में 10,000 यूनिट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर एक बैच से दूसरे बैच में मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो क्या उसका कोई एंट्री होगा? वैसे मैंने नोट भी लिखाया था, लेकिन फिर भी बताओ कि क्या इसका कोई एंट्री होगा। मैंने यहाँ नोट लिखवाया था, वैसे नोट दिखाएंगे तो ये देखो, जो जहां मैंने समरी लिखवाया था वहां पर, कहाँ लिखवाया था, सेकंड वाले क्लास में कहाँ लिखवाया, देख के बोलो, तुम लोग के कॉपी में होगा। ये रहा, जहां जिस्ट लिखवाया था, मेटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस कोई एंट्री नहीं होना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि पहले ही तो डिसाइड हो जाता है कि मेरा अगर टोटल प्रोडक्शन 1 लाख है तो इतना रॉ मटेरियल चाहिए, तो स्टोर से रॉ मटेरियल जब प्रोडक्शन में आता है तब एंट्री होगा। इसके बाद पर बैचेस में किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है उससे एंट्री थोड़ी ना बनेगा, वो कोई नया ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है। जैसे मान लो 1 लाख पेन के लिए 10,000 किलो मटेरियल का जरूरत है, एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। तो अब 10,000 किलो मटेरियल जब स्टोर से आया तब तो हम लोगों ने समझ ही लिया कि क्या एंट्री होना चाहिए। उसके बाद बैच टू बैच क्या क्या ट्रांसफर होगा उसमें कोई एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोई नया ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसमें नो एंट्री, इसीलिए मैंने लिखवा भी दिया था लास्ट क्लास नोट कि अगर बैच से बैच में मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें हो जाता है नो एंट्री, ठीक है। फिर वेजेस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस, ठीक है। ये अब मत बोलो कि एंट्री नहीं होगा, बैच में वेजेस जो चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसका तो एंट्री होगा। बैच से बैच में मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उसका एंट्री नहीं होगा। ट्रांसफर सिर्फ मटेरियल ही हो सकता है और कोई भी एक्सपेंसेस थोड़ी ना हो सकता है। recorded non-productive time of direct worker, selling distribution overhead, other production overhead, sales, cost of finished goods, cost of goods completed and transfer into finished goods during the month, physical value of WIP at the end of the month. The production overhead absorption rate is 150% of direct wages charged to वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम लोग को क्या बना के देना है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP, फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल और कॉस्टिंग PL। ये अकाउंट हम लोग को बना के देने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये सारे लेजर को ड्रॉ करते हैं, फिर एक एक एंट्री ट्रांजैक्शंस पढ़ के देखेंगे कि हम लोग का एंट्री फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर लिखो। सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इलास्ट्रेशन 4, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्टिंग PL। तो ये हम लोग का सोल्यूशन का पार्ट होगा, क्योंकि हम लोग को ये ए से लेके ई तक का लेजर कंप्लीट रेडी करने के लिए बोला है। अब देखते हैं कोई ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्टोर लेजर कंट्रोल 25,000, तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो ये किधर आएगा? टू बैलेंस BD बोल के 25,000 आ जाना चाहिए। टू बैलेंस BD 25,000।
ये सभी टू बैलेंस बीडी करके होगा। WIP भी टू बैलेंस बीडी 20,000। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 35,000। प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ये बोला है, प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड 3,000। तो प्रोडक्शन ओवरहेड प्रीपेड किया हुआ है तो ये भी टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी 3,000। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये हम लोग का इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड, वो चीज भी हमें समझना है। बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ चीफ अकाउंटेंट यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर ए मंथ्स कॉस्ट अकाउंट्स फॉर ए कंपनी व्हिच ऑपरेट्स ए बैच कॉस्टिंग सिस्टम फुल्ली इंटीग्रेटेड। देखो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या था, इंटीग्रेटेड का हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है, हम लोगों ने नॉन इंटीग्रेटेड का ही किया है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या था, जब दोनों सेट ऑफ बुक्स मतलब कॉस्ट बुक हो या फाइनेंस बुक हो, ये दोनों जब एक ही सेट ऑफ बुक्स में बनेगा, ठीक है, तब हम लोग उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। कहाँ चला गया, ये रहा इंटीग्रेटेड। कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड टुगेदर इन वन सेट ऑफ बुक्स। जब एक ही सेट ऑफ बुक्स में बनेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा ये इंटीग्रेटेड वाला क्वेश्चन आ गया हम लोग का, तो मैंने तो इंटीग्रेटेड तुम लोग को एक बार सिखाना चाहिए था, वो तो सिखाया ही नहीं। तो इंटीग्रेटेड वाला सिखाना पड़ेगा तब जाके ये कर पाओगे, नहीं तो डायरेक्टली बोलेंगे तो कैसे करोगे। ठीक है एक काम करते, ये जो है इतना बना हुआ रहने दो ये, ठीक है। ये 4 अकाउंट बनेगा और कुछ वर्किंग नोट बनेगा और एक पेज जितना जगह रख दो, ठीक है। इंटीग्रेटेड था मुझे ध्यान नहीं था, इंटीग्रेटेड एक बार सिखाएंगे तो ही कर पाओगे। थोड़ा सा वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ना है तुम लोग, और एक पेज जगह छोड़ दो अपने कॉपी में, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको बाद में ही कर सकते हैं, गलती से ये ले लिया। इलास्ट्रेशन 3 लेना पड़ेगा, जब तक इंटीग्रेटेड नहीं समझोगे तब तक कैसे करोगे। बाद में ही 4 वाला करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। वो रहने दो, वो अभी करेंगे, ये कंप्लीट होते ही वो वाला करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है देखो, इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है वहां पर कॉस्ट और फाइनेंस बुक जो है अलग अलग नहीं बनेगा। मतलब क्या सिस्टम होगा यहाँ पर समझाते हैं। जैसे मान लो कोई एक ट्रांजैक्शन से समझाते हैं, जैसे एक ट्रांजैक्शन ले लिया मैंने, क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो फाइनेंस बुक में क्या एंट्री होगा और कॉस्ट बुक में क्या एंट्री होगा। देखो फाइनेंस बुक में नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट सभी का ट्रीटमेंट करने को मिलता है, लेकिन कॉस्ट बुक में हमें सिर्फ नॉमिनल अकाउंट का नाम लेना पड़ता है। बाकियों के लिए हम लोग एक जो है डमी अकाउंट बोल सकते हो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट CLC, ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज करते हैं। तो मान लो क्रेडिट परचेज हुआ है तो फाइनेंस वाला क्या एंट्री करेगा, बोलो फटाफट बोलो, फाइनेंस वाला क्या एंट्री करेगा। तुम लोग अकाउंट्स नहीं किए हो कभी तो, परचेज टू क्रेडिट। हाँ परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर। तो जिसमें से परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, और क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, ठीक है। अब ये कॉस्ट बुक में इसका एंट्री होगा तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, ये तो सिखाया था ना, कॉस्ट बुक में होगा, ये तो सीखा हम लोगों ने इसी इसी टॉपिक में। परचेस की जगह क्या, क्रेडिटर तो यूज नहीं कर सकते हो, क्रेडिटर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, GLA, या वही तो सीखा चैप्टर में, तो कुछ तो बोलो। और इधर डेबिट क्या होगा, डेबिट टू CLO। स्टोर लेजर कंट्रोल, यही तो सीखा। और सीखा क्या,
अब इंटीग्रेट कर, अब ये स्टोर लेजर कंट्रोल हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है और ये हम लोग का एक डमी अकाउंट है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब ये डमी इसीलिए क्योंकि ये रियल भी होता है पर्सनल भी, मतलब ये देखो रियल या पर्सनल अकाउंट को सब्सटीट्यूट करने के लिए ये अकाउंट का यूज होता है, जीएलए या सीएलए। अब अगर दोनों अकाउंटेंट मिल के काम करने वाले, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि दोनों अकाउंटेंट मिल के काम करने वाले हैं, तो फिर एक ही सेट ऑफ बुक्स बनेगा। तो दोनों मिलके काम करेंगे तो फिर किसका एंट्री ले, फाइनेंस वाला बोलेगा मेरा ले लो, कॉस्ट कैश बुक वाला बोलेगा, सॉरी कॉस्ट बुक वाला बोलेगा मेरा ले लो। लेकिन ऐसे नहीं होता है, इंटीग्रेटेड में क्या होगा, दोनों का मिला के लेना है। तो दोनों का मिला के हम लोग कैसे ले सकते हैं, देखो फाइनेंस वाले के पास तो नॉमिनल पर्सनल रियल तीनों अकाउंट होता है, बट इसके पास सिर्फ नॉमिनल होता है। तो अगर मुझे कॉस्ट बुक से कुछ लेना ही है, मतलब दोनों का मिला के करना है, तो इससे भी कुछ लेना पड़ेगा, मतलब यहां से भी हम लोग कुछ लेंगे, यहां से भी हम लोग कुछ लेंगे, फिर समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट को करके एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो यहां से क्या ले सकते हैं, देखो जीएलए या सीएलए नहीं ले सकते क्योंकि ये कोई प्रॉपर अकाउंट नेम होता नहीं है, ये सब्सटीट्यूट किया जाता है डमी अकाउंट के तौर पे। और ये क्या होता है, जब पर्सनल या रियल अकाउंट को सब्सटीट्यूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसका यूज तो इंटीग्रेटेड अकाउंट में कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो फिर अगर दोनों से ही कुछ ना कुछ लेके हमें एंट्री करना है तो इंटीग्रेटेड वाला एंट्री फिर क्या होना चाहिए, अगर कॉस्ट बुक से ये नहीं ले सकते तो कॉस्ट बुक से लेने के लिए तो बस एक ही चीज बचा, वो क्या है, मतलब ये दोनों को कंबाइन करके एंट्री लिखेंगे। अगर हम ये ले नहीं सकते हैं तो कॉस्ट बुक से क्या ले सकते हैं, दोनों से कुछ ना कुछ लेंगे ना, तब ना जाके मिला जुला के काम होगा। स्टोर लेजर कंट्रोल स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट यहां से लेंगे, ठीक है। अब इससे एक चीज ले लिया, ये तो ले नहीं सकते, एक चीज ले लिया। अब इससे नॉमिनल लिया तो फिर फाइनेंस वाले से क्या ले सकते हैं, नॉमिनल तो दोबारा ले नहीं सकते, फिर से परचेज डेबिट थोड़ी ना लिख देंगे, ऑलरेडी डेबिट आइटम तो लिख लिया है, वो भी एसएलसी बोल के, तो फिर इससे क्या ले सकते हैं, क्रेडिट क्रेडिटर, ठीक है। इससे क्या ले सकते हैं, क्रेडिटर। तो ऐसे करके कंबाइन एंट्री बनता है, ठीक है। कंबाइन इन द सेंस कि अगर इंटीग्रेटेड अकाउंट होता है तो कैसे करके ट्रांजैक्शन बनता है, फाइनेंस से कुछ लो, कैश बुक कॉस्ट बुक से कुछ लो, ठीक है। फाइनेंस से क्या लोगे, तो नॉर्मली देखना फाइनेंस से पर्सनल और रियल अकाउंट ही जा सकता है, क्यों, क्योंकि कैश कॉस्ट बुक तो सिर्फ नॉमिनल एंट्री ही मुझे दे सकता है, तो नॉमिनल अकाउंट जो है वो मेरा कॉस्ट बुक से जाएगा और रियल या पर्सनल जो भी होगा वो मेरे फाइनेंस बुक से जाएगा। तो इस तरीके से कंबाइन करके हमें लिखना पड़ता है, इसी चीज को बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इलास्ट्रेशन 3 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बोला है कि देखो कैसे समझोगे, एग्जाम में बोल देगा, जैसे यहाँ बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड, मतलब दोनों मिलके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से एंट्री बोलना है। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 3 को अब करना स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 3, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री जैसे कि यहाँ पर बोला है रॉ मटेरियल परचेस्ड, तो बोलो रॉ मटेरियल परचेज। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे, रॉ मटेरियल परचेज हुआ तो फाइनेंस बुक वाला क्या बोलेगा, फाइनेंस बुक वाला बोलेगा परचेज टू, क्या बोलेगा, या तो क्रेडिटर अगर उधार में हुआ है, या तो कैश या बैंक अगर पेमेंट करके हुआ है। और जो कैश कॉस्ट बुक वाला है वो क्या बोलेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए या सीएलए, ठीक है। अब मुझे दोनों को कंबाइन करके देखना है, सीएलसी होगा कि कौन सा वाला आना चाहिए। तो मुझे पता है कि ये तो मुझे नॉमिनल अकाउंट ही दे सकता है, ठीक है। तो फिर मेरा एंट्री क्या होगा, यहाँ से नॉमिनल ले लिया तो यहाँ से परचेज नहीं लेंगे, तो एसएलसी टू क्रेडिटर या बैंक हो जाएगा, एसएलसी टू क्रेडिटर या बैंक, एक मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद तुम लोग बताने का कोशिश करना। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और बैंक 2 लाख।
ठीक है, ये एंट्री हो गया। अब डायरेक्ट मेटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, सबसे पहले बोलो अगर मेटेरियल प्रोडक्शन में इशू हो रहा है उसका एंट्री कौन करेगा? क्या दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा या सिर्फ किसी एक में होगा? तो किस में होगा मेटेरियल इशू का एंट्री? ये भी मैंने समझाया था कि इशू का एंट्री कौन करता है। इशू तो यानी फैक्ट्री से, स्टोर से फैक्ट्री में जा रहा है, क्या इसका एंट्री कभी फाइनेंस वाला करता है? क्या कभी तुम लोग फाइनल अकाउंट्स किए हो, वहां पर दिखाए हो कि मेटेरियल इतना इशू हो रहा है? नो मैम। तो फिर ये कॉस्ट एंट्री बुक कौन करता है? सिर्फ कॉस्ट वाला करेगा। तो अगर सिर्फ कॉस्ट वाला करेगा तो वही एंट्री होगा जो कॉस्ट वाले का एंट्री होगा, तब तो कंबाइन कर नहीं सकते ना। तो हम लोग मेटेरियल को इशू कर रहे हैं कहां पर? प्रोडक्शन में। तो मेटेरियल कम होगा तो टू क्या हो जाएगा? जो स्टोर लेजर डेबिट हुआ था तो मेटेरियल कम होने से क्या हो जाएगा? टू स्टोर लेजर कंट्रोल। और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन में देने से क्या होता है? देखो मैंने समरी में पूरा चीज लिखवा दिया। WIP होता है, देखो मैंने समरी में लिखवा दिया था, सही है WIP होगा। हम दिखा रहे थे यहाँ पर, ये देखो जब प्रोडक्शन या जॉब में जाएगा तो WIP डेबिट होगा। ठीक है, तो वो समरी का जो पेज है वो रखो सामने, तो फिर सारा चीज बोल सकते हो। वर्क इन प्रोग्रेस, अकाउंट डेबिट 1,50,000। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। वेजेस पेड, ठीक है, टोटल 1,20,000 जिसमें से 30% इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 70%। ठीक है, तो वेजेस पेड का एंट्री क्या होता है? चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तो वेजेस पेड का एंट्री तो दोनों करेंगे, चाहे कैश बुक हो या सॉरी कॉस्ट बुक हो या फाइनेंस बुक हो। तो कंबाइन एंट्री क्या होगा? फाइनेंस वाला क्या एंट्री करता है? फाइनेंस वाला क्या बोलता है? वेजेस टू कैश। ठीक है, और जो कॉस्ट बुक वाला है वो क्या बोलता है? वेजेस की जगह क्या नाम यूज करता है? वेजेस कंट्रोल टू क्या करता है? GLA या CLC। लेकिन यहाँ पर कंबाइन करना है, तो GLA या CLC मैंने तो बोला ये यूज नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा? वेजेस कंट्रोल इससे लेंगे तो इससे, और वेजेस नहीं लेंगे तो फिर इससे क्या लेंगे? टू कैश या बैंक। तो एंट्री क्या बनेगा बोलो? वेजेस कंट्रोल टू कैश। वेजेस कंट्रोल टू कैश या बैंक। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक में से कुछ भी एक यूज कर सकते हैं हम लोग। 1,20,000, क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट पे करो या इनडायरेक्ट, वो तो पेमेंट का एंट्री सेम होता है। अब चार्ज का एंट्री, चार्ज का एंट्री कौन करेगा बोलो? दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा या सिर्फ एक ही में होगा? अब क्योंकि मैंने लास्ट क्लास जब समरी लिखवाया था तो मैंने वहां पर तुम लोग को बताया था कि हमें सारे खर्चे को फिर चार्ज यानी क्लोज करना होता है। जैसे ये देखो, वेजेस कंट्रोल पेड फिर चार्ज। अब चार्ज कहाँ हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट वेजेस चार्ज हो रहा है तो WIP में जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट हो रहा है तो फिर फैक्ट्री में जाएगा। अगर कुछ बिल्डिंग मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन का नाम दे दिया है तो उस हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज करने का फिर क्या एंट्री होगा? अब करेगा कौन पहले ये बताओ? दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले या फिर सिर्फ एक? चार्ज का एंट्री मतलब क्लोज। तो अब देखो जो जितना भी हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड एंट्री होता है वो कौन करता है? ये लोग तो सिर्फ खर्चे का एंट्री करेंगे कि मैंने वेजेस का इतना पेमेंट किया। अब वेजेस का जो अमाउंट है चार्ज करने का मतलब है उसको प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना, वो काम तो इनका होता है, तभी तो ये अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है ना। तो फिर सिर्फ तो ये करेंगे, ये तो मैंने पहले ही नॉन इंटीग्रेटेड में ही बताया। ठीक है, अब बोलो क्या एंट्री होगा अगर वेजेस चार्ज कर रहे हैं कि कौन सा डायरेक्ट वाला? तो क्या एंट्री होगा पहले एंट्री बताओ, वो समरी देख के बताओ। WIP टू वेज कंट्रोल। WIP अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। अब अमाउंट कितना लिखेंगे देखो,
जितना डायरेक्ट वेजेस होगा उतना लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है, यहाँ पर चार्ज कितना करना है वो बोल दिया है, कितना है 84,000। ये देखो वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब ही डायरेक्ट होता है, तो इन्होंने बोल दिया है 84,000, तो हम लोग भी 84,000 ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये लाइन नहीं बोला हुआ होता, ठीक है, ये वाला लाइन, तो फिर कितना चार्ज करते, जितना डायरेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट अमाउंट कितना हो रहा है 70% ऑफ 1,20,000 कितना होता है, यही तो डायरेक्ट है ना, बाकी तो इनडायरेक्ट है, बोलो कितना होता फिर 84,000। 84 ही होता, 1284, हाँ चलो उतना ही हो रहा है, अच्छा बात है। मतलब जितना हम लोगों ने पे किया उतना ही चार्ज किया है, चलो ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो 70% रह गया, सॉरी 30% रह गया, उसको भी चार्ज करना पड़ेगा, वो तो इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट कहाँ चार्ज होगा बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या एंट्री होगा, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेज कंट्रोल। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल, अमाउंट कितना होगा 30% वाला बोलो, 1,20,000 का 30%। 36,000। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट किए हैं, और इसमें बोला हुआ था उतना लिख दिया है, ठीक है, जितना बोला हुआ था वैसे उतना ही चार्ज हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कम ज्यादा हो, वैसे होगा नहीं क्योंकि ये कोई ओवरहेड आइटम है नहीं कि कम ज्यादा होगा, ठीक है, ये कोई एस्टिमेटेड वे में तो पे होता नहीं है। तो यहाँ 84,000, यहाँ 36,000, 84,000 गिवन था, नहीं गिवन होता तो भी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब पे, तो बोलो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे का एंट्री क्या होगा। अब कौन करेगा ये एंट्री, दोनों ही करेंगे, फाइनेंस वाले भी कॉस्ट वाले भी। फाइनेंस वाला क्या एंट्री करेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और वो लोग करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए या सीएलए, तो जीएलए सीएलए तो ले नहीं सकते, तो उनसे नॉमिनल वाला अकाउंट लेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो भी लिखना चाहो एक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड पहले लिखे तो वही यूज कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। अच्छा, ये अमाउंट कितना बोला है हम लोग को 84,000। अच्छा, अब ये खर्चे को हमें चार्ज भी करना पड़ेगा, हर एक खर्चा जो है पे होने के बाद उसे चार्ज करना पड़ता है, मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज करने बोला है 92,000, देखो डिफरेंस आ गया, इनकट हुआ था 84 बट चार्ज कर दिया है 92,000, तो फिर चार्ज करने का मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर दिया है, तो फिर चार्ज करने से क्या एंट्री होता है, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज कर दिया है तो क्या एंट्री होगा, देख के बोलो समरी। चार्ज करने से पहला बात है ये जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, तो टू क्या हो जाएगा, ये तो बोल ही सकते हैं हम लोग, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल हो जाएगा। डेबिट क्या होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड है तो डब्ल्यू WIP। WIP लिखा हुआ है, देखो देख के बताओ, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। 92,000। अब देखो मेरा खर्चा एक्चुअली 84 हुआ है बट मैंने 92 चार्ज कर दिया है, ऐसा कैसे, क्योंकि ओवरहेड का खर्चा एस्टिमेटेड वे में होता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास समझाया भी था या फिर पहले वाले क्लास में, एस्टिमेटेड वे में होता है, मतलब हम लोगों ने एस्टिमेट करके 92,000 चार्ज कर दिया है प्रोडक्ट में, जबकि मेरा खर्चा एक्चुअली 84,000 हुआ था। तो बोलो मेरा ये कैसा एब्जॉर्प्शन हुआ, ओवर या अंडर, मैंने ज्यादा चार्ज कर दिया ना, तो कैसा एब्जॉर्प्शन हुआ ये वाला, ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया है। अच्छा, फिर यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट इतना है, मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा इतना पे हुआ है, तो एंट्री क्या होगा बोलो, दोनों का मिला के बोलो क्या होगा। तो देखो अब तो आदत हो जाना चाहिए, कैश कॉस्ट बुक से हम लोग क्या लेंगे, नॉमिनल, तो फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो नॉमिनल अकाउंट का नाम होता है कॉस्ट के हिसाब से, वो क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। कैश या बैंक, ठीक है, हम बैंक लिख रहे हैं तो इसको बैंक ही लिख दिया, बैंक। कंबाइन करके हो रहा है ना, जैसे ये एक दिखाया ना सेम वैसे ही तो होते जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब
ये खर्चा भी चार्ज होना चाहिए। तो बोलो ये खर्चा जब चार्ज होता है कहाँ क्लोज होता है? देखो देखो समरी में देखो, देख के बोलो। ये खर्चा जब क्लोज होगा, क्लोज होने का मतलब जैसे तुम लोग पीएल या ट्रेडिंग में खर्चा क्लोज करते हो वैसे क्लोज होता है। जैसे पीएल में जब सैलरी को क्लोज करते हो, रेंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, प्रिंटिंग पोस्टेज को, तो सब टू हो जाता है ना, टू सैलरी। वैसे ये भी हो जाएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। डेबिट क्या होगा बोलो? कॉस्टिंग भी कॉस्टिंग पीएल या कॉस्ट ऑफ सेल्स? देख के बोलो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखो, चार्ज एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड बोलते हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तब कहाँ होता है? ये तो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट शीट याद करो, तब भी हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 20 देख लेते हैं। चार्ज करने कितना बोला है? क्या अलग कुछ अमाउंट बोला है? नहीं बोला है, तो फिर 20,000। मतलब यहाँ पर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं हो रहा है। फिर 10th नंबर, फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट। मतलब इतना फिनिश गुड्स बन के रेडी हुआ। तो फिनिश गुड्स बन के रेडी होने का मतलब वेयर हाउस से जो है, सॉरी फैक्ट्री से वेयर हाउस में आ गया। तो फैक्ट्री के लिए क्या यूज होता है? WIP। वेयर हाउस के लिए क्या यूज होता है? फिनिश गुड्स। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? WIP ट्रांसफर हो गया फिनिश गुड्स में, तो क्या एंट्री होगा? लास्ट क्लास कितना बार बोला? WIP ट्रांसफर हो गया फिनिश गुड्स में, तो दोनों ही तो डेबिट आइटम है। तो जो ट्रांसफर हुआ है वो डेबिट रह जाएगा, और जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका खत्म हो गया है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगा? फिनिश गुड्स टू WIP। हम्म फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल। तो इसका मतलब ये सारा खर्चा करने के बाद हमारे पास जो गुड्स बन के रेडी है वो है 2 लाख रुपीज का। ठीक है, ये इसका क्या है? कॉस्ट है, कॉस्ट। ठीक है, कि मेरे पास 2 लाख रुपए का स्टॉक बन के रेडी है। ठीक है, अब इसको कितना प्रॉफिट लगा के बेचेंगे नहीं, वो तो मुझे क्वेश्चन बताएगा। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेल्स। ठीक है, अब बोला है सेल्स, तो सेल का एंट्री क्या होगा बोलो? सेल्स टू कॉस्टिंग भी। नहीं, पहला बोलो। सेल्स टू कॉस्टिंग पीएल तो सेकंड वाला बोल दिया, पहला क्या होगा? कैश या बैंक टू सेल्स। बैंक टू सेल। तो अगर क्रेडिट में किया है तो डेटर, और अगर पैसा से किया है तो डेटर या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सेल्स। 2,90,000। अच्छा, फिर क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है 0, मतलब जो भी स्टॉक था सारा बिक गया होगा। अच्छा, अब फिर बोल रहा है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। तो बोलो इसका एंट्री कौन करेगा? इसका एंट्री कॉस्ट वाला करेगा कि फाइनेंस वाला करेगा? कॉस्ट वाला, लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होने तक का, फिनिश गुड्स बनाने तक का करता है। मतलब कॉस्ट शीट सोचो, वहां तक का करता है। डेटर से इसके बाद कितना पैसा नहीं मिला वो उसका काम नहीं है। वो कॉस्ट कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड करके सेल वैल्यू निकाल के बोलता है कि ये प्रोडक्ट इतने में बेच सकते हो। डेटर से पैसा मिला, ये एंट्री कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस वाला। तो क्या एंट्री होगा जो नॉर्मल तुम लोग अकाउंट्स में करते हो? कैश टू डेटर। हाँ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। 69,000। और एक एंट्री है पेमेंट टू क्रेडिटर। बोलो ये भी कौन करेगा? फाइनेंस वाला। हाँ बोलो। क्रेडिटर टू बैंक। हाँ, क्रेडिटर टू बैंक। ₹1,10,000। 10,000। ठीक है। अच्छा, एक एंट्री और होना चाहिए, वो नहीं
यहाँ बोला नहीं बट हमें खुद से करना चाहिए, वो मैंने नहीं किया, वो करके देते हैं। जैसे कि ये फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल वाला, ये फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल टू WIP। अब फिर हम लोगों ने अगर बेचा है तो देखो बेचने से एक और एंट्री होगा। ये तो हम लोगों ने पैसा लेने वाला एंट्री कर दिया कि हम लोगों ने 2,90,000 लिया। अब अगर हम लोगों ने 2 लाख का पूरा ही स्टॉक बेच दिया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नील बोल दिया है, तो इसके बाद एक और एंट्री होना चाहिए। इसमें 2 लाइन लगा देंगे, इसमें 3 हो गया और ये 4th नंबर कर देंगे, ठीक है, ये 4th नंबर हो जाएगा। तो इसमें एंट्री होगा, एक मिनट, 20,000 फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल टू, किया है क्या मैंने, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल टू WIP। एक मिनट, हाँ मुझे लग रहा है मेरा कोई एंट्री छूट गया है। मैंने नंबरिंग गलत किया, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल टू WIP। एक एंट्री होना चाहिए फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल टू WIP। मतलब WIP से फिनिश गुड्स में हो गया। अब जब गुड्स बिक रहा है, 2 लाख का गुड्स बिक गया, कितने में, 2,90,000 में, तो बिक गया तो कितने का फिनिश गुड्स खत्म हो गया, ये बताओ। अगर मेरा 2 लाख का मेरे पास फिनिश गुड्स था ना बेचने के लिए, अगर 2 लाख का फिनिश गुड्स बिक गया तो मेरे पास मेरा कितने रुपए का स्टॉक चला गया, फिनिश गुड्स कितने से खत्म हो गया। अगर मेरे पास टोटल 2 लाख का फिनिश गुड्स था और मैंने 2 लाख का ही बेच दिया, क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक में मैंने कुछ स्टॉक रखा ही नहीं, फिनिश गुड्स का नील है, तो इसका मतलब मैंने कितना कॉस्ट का स्टॉक बेच दिया, 2 लाख का, ठीक है। तो मेरा फिनिश गुड्स कितने से क्रेडिट हो जाएगा, जैसे WIP 2 लाख से क्रेडिट हुआ क्योंकि 2 लाख का WIP 2 लाख के फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ। वैसे ही अगर मेरा फिनिश गुड्स जो है 2 लाख वाला पूरा बिक गया तो मेरा फिनिश गुड्स कंट्रोल कितने से क्रेडिट होगा, 2 लाख। 2 लाख से ही होगा। तो फिर उसमें ये क्रेडिट हो जाएगा। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल क्या करोगे तुम लोग, स्टार दे के लिख लो अगर जगह नहीं है, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगा, टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, इसको हम थोड़ा नीचे लिख देंगे, ठीक है। मेरा जगह है तो हम हटा रहे, तुम लोग स्टार दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल। इसका मतलब मेरा 2 लाख का स्टॉक खत्म हो गया। तो फिर डेबिट क्या होगा, तुम लोग सोचो डेबिट क्या होगा, और तुम लोग चाहो तो अपना समरी देख के भी बता सकते हो। तो डेबिट क्या होगा बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, टू सेल। ये जो हटा दिया था ना तो वो लिख दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना, 2 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा हम लोग का 2 लाख। तो ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, मतलब फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कितना हो गया, 2 लाख और 20,000, मतलब 2,20,000। इसका मतलब क्या होता है पता है, कि मेरा जो फिनिश गुड्स कंट्रोल 2 लाख का हुआ ना, वो एक्चुअली 2,20,000 हो रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैसे हो रहा है, 20,000 का तो मेरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लग रहा है, और जब फैक्ट्री में जो सामान बन के रेडी हुआ था वो 2 लाख का हुआ था, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 लाख है, और उस पे 20,000 का मेरा जो है मार्केटिंग का खर्चा लगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो 2,20,000 हो गया। वो 2,20,000 का सामान हम लोगों ने 2,90,000 में बेच दिया, जिसमें से डेटर से भी 69,000 हम लोगों ने रिकवर किया, और क्रेडिटर से जो भी सामान लिया था उसमें 1,10,000 पे किया है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 बार डेबिट क्यों हो रहा है, एक बार तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करें क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जब खर्चा लगाते हैं तो डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद बेचने ही वाले होते हैं। तो वैसे ही, और जब हम लोग फिनिश गुड्स को बेच देंगे तो फिर डेबिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो मेरा फिनिश गुड्स चला गया मेरे पास से, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा डेबिट हो जाएगा।
तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में इस तरीके से किया जाता है, तो उतना कुछ मुश्किल होता नहीं है। मेनली ये देखना होता है कि मुझे कॉस्ट बुक से सिर्फ और सिर्फ जो है नॉमिनल वाला ही लेने को मिलेगा, बाकी हम कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल पर्सनल के नाम पे तो उस पे एक डमी अकाउंट यूज होता है जो हम लोग नहीं ले सकते हैं। यानी फाइनेंस से हम लोग जो है लेंगे रियल और पर्सनल, और इससे ले लेंगे हम लोग नॉमिनल, ठीक है, तब जाके हम लोग का कैलकुलेशन रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब जो फोर्थ वाला पहले स्टार्ट किया था ना उसको कर लेते हैं। देखो फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर, ये वाला, ये बन जाएगा। इंटीग्रेटेड सीख लिया हम लोगों ने। अच्छा, इसमें नैरेशन लेकिन लिखना पड़ेगा, जर्नल एंट्री बोला है तो, जैसे कि बीइंग मटेरियल परचेज मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, वो मैंने नहीं लिखवाया है, तुम लोग को लिख लेना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला मैंने जो है बैलेंस बीडी शायद लिखवा दिया था, ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो वो एक बार लिख लो, बैलेंस बीडी जो भी आएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो ये लिख लिया, इसमें बैलेंस लिख लिया, इसमें भी लिख लिया, बस कॉस्टिंग पीएल का तो कोई बैलेंस था नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शंस देखते हैं। जैसे मटेरियल परचेज, अब बोलो मटेरियल परचेज का एंट्री क्या होगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएल नहीं, इंटीग्रेटेड है ना, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश या बैंक होना चाहिए। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो स्टोर लेजर कंट्रोल में हम लोग क्या लिखेंगे? टू टू कैश या बैंक। टू कैश या बैंक, या फिर क्रेडिटर, देखो ये पता नहीं चल रहा है, क्रेडिटर भी हो सकता है, तो क्रेडिटर और बैंक, बैंक का यूज करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर और बैंक कितना है? 75,000, ठीक है। अब इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्रेडिटर या बैंक अकाउंट तो कुछ बनाने के लिए बोला नहीं है। तो ये हो गया मेटेरियल परचेस। अब मेटेरियल इशू हो रहा है, ठीक है, तो मेटेरियल इशू हो रहा है तो प्रोडक्शन में हो रहा है और फैक्ट्री मेंटेनेंस में हो रहा है। सबसे पहले ये दिमाग में डालो कि ये एंट्री कौन करेगा, फाइनेंस वाला या कॉस्ट वाला, पहले ये बोलो। कॉस्ट में। कॉस्ट, तो फाइनेंस वाला एंट्री होगा नहीं, तो कॉस्ट वाला एंट्री। तो मटेरियल इशू हो रहा है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन का बात आने से ही क्या नाम आ जाता है? WIP। एंट्री क्या होगा फिर? WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल। कंट्रोल। और जब फैक्ट्री मेंटेनेंस में जाएगा तब क्या एंट्री होगा? फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर लेजर कंट्रोल। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल। तो स्टोर लेजर कंट्रोल में क्या लिखना है? बाई WIP, बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। लेकिन मेरा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नाम से है तो वही वाला लिख देंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल है तो वो लिख देंगे, ठीक है। बाई WIP डायरेक्ट, बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल डायरेक्ट, 30,000, 4,000, ठीक है। अब ये क्रॉस पोस्टिंग करना है, WIP में लिखना पड़ेगा टू स्टोर लेजर कंट्रोल डायरेक्ट मटेरियल 30,000 टू स्टोर लेजर कंट्रोल इनडायरेक्ट मटेरियल 4,000। ठीक है, तो ये वाला एंट्री हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, मेटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस। तो ये तो मैंने बोल दिया कि इसका एंट्री नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद वेजेस पेड, तो पहले वेजेस पेड का एंट्री बोलो। टोटल पेमेंट कितना है? 30,000। एक सेकंड, कलर चेंज करते। टोटल पेमेंट है 30,000, डायरेक्ट के लिए इतना, इनडायरेक्ट के लिए इतना, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा वेजेस पेमेंट का? वेज कंट्रोल टू कैश। वेज कंट्रोल टू कैश। अमाउंट कितना लिखेंगे? कैश या बैंक? अमाउंट लिखेंगे
30,000, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल का कोई अकाउंट बोला नहीं है, लेकिन इसका हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, इससे हमें जो है क्रॉस पोस्टिंग करने में हेल्प होगा, ठीक है। और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर पहले एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, वेजेस कंट्रोल, जो कि हमें वहां बनाने के लिए नहीं बोला, नहीं तो वहीं पर बना लेते। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 30,000, ठीक है। इसके बाद बोला है डायरेक्ट का 25 और 5, ये हमें बाइफर्केशन बता दिया है। अब चार्ज कितना होगा, बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस जो चार्ज होगा, अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो इतना ही चार्ज हो जाना चाहिए जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब मुझे क्वेश्चन खुद से बता रहा है कि इतना इतना वेजेस चार्ज, तो मुझे उतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस चार्ज है 20,000, जबकि इनकर्ड 25 है। और यहाँ पर बोल रहा है नॉन प्रोडक्टिव रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर, मतलब ये भी डायरेक्ट वेजेस का ही चार्ज है। टोटल 25,000 का चार्ज हमें बता दिया है कैसे हुआ है, लेकिन 20,000 जो है वो बैचेज में चार्ज हुआ है। और ये खर्चा जो लगा है, चार्ज होने का मतलब ये खर्चा जो लगा है ये नॉन प्रोडक्टिव आवर्स के लिए लगा है। नॉन प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब होता है कि वर्कर तो प्रेजेंट था फिर भी प्रोडक्शन का काम नहीं हुआ। अब इसका जो है रीजन क्या हो सकता है, तो ये देखो दो रीजन हो सकता है, नॉर्मल या एबनॉर्मल। लेकिन जब चार्ज हम लोग प्रोडक्ट में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नॉर्मल जो है नॉन प्रोडक्टिव टाइम है। मतलब जैसे वर्कर ने जो है मशीन सेटअप किया तो उसमें टाइम गया, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे जगह दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए जो समय लगता है उसमें जो टाइम जाता है, रेस्ट लेना है या फिर खाना खाना है, ठीक है। तो इसमें जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स बनता है उसके लिए हम लोग वर्कर को पे करेंगे। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि तुमने टिफिन किया टाइम बर्बाद कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। या फिर तुमने मशीन सेटअप किया तो उसके लिए तुम्हारा पैसा काट लेंगे, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते ना, वो तो पार्ट ऑफ वर्क ही हुआ। तो फिर इसीलिए यहाँ पर ये जो देखो बोल रहा है कि 25,000 तो हम लोगों ने डायरेक्ट वर्कर को पे किया, लेकिन उसमें से 20,000 रुपए खर्चा कर जो हुआ उस पे काम हुआ, और इस पे जो है प्रोडक्शन का काम हुआ नहीं। तो फिर कैसे चार्ज होगा, तो देखो पहले ये डायरेक्ट वाला बताओ, ये डायरेक्ट वेजेस जो चार्ज है बैचेस में, इसका एंट्री क्या होगा। मतलब चार्ज करने का मतलब उसको क्लोज कर रहे हैं, तो वेजेस कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट फिर क्या होगा। डायरेक्ट डायरेक्ट आने से ही नाम क्या आता है, WI WIP। तो क्या एंट्री होगा, WIP टू वेजेस कंट्रोल। तो यहां पर लिखेंगे बाई WIP डायरेक्ट 20,000, ठीक है। अब ये वाला WIP में जो है दिखाओ, ये वाला WIP में दिखा देंगे। टू क्या हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल डायरेक्ट 20,000, ठीक है। अब देखो ये वाला समझो, ये वाला क्या है, मतलब ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखो रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर, मतलब डायरेक्ट वेजेस ही है लेकिन नॉन प्रोडक्टिव है। तो अगर नॉन प्रोडक्टिव है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तब तो WIP डेबिट कर नहीं सकते हो, क्योंकि इस एंट्री में भी तो क्रेडिट वेजेस कंट्रोल को ही करना है। डेबिट किसको करोगे, क्वेश्चन ये है। देखो अगर डायरेक्ट वर्कर है तो WIP करना चाहिए था, बट नॉन प्रोडक्टिव है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है नहीं, तो WIP नहीं कर सकते। तो फिर डायरेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इनडायरेक्ट। और अगर इनडायरेक्ट हुआ तो फिर क्या होगा, क्या डेबिट होगा। इनडायरेक्ट तो तीन ही होता है ना, फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्री होगा। फैक्ट्री, क्योंकि ना तो ये ऑफिस का है ना तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो फैक्ट्री तो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू वेज कंट्रोल, ठीक है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में क्या हो जाएगा, टू वेजेस कंट्रोल, नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है। ये नॉन प्रोडक्टिव है इसीलिए डायरेक्ट नहीं हुआ। यहां पर हो जाएगा बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल नॉन प्रोडक्टिव, 5,000,
ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनडायरेक्ट था 5000, ये जो इनडायरेक्ट, क्योंकि ये 30,000 में क्या था, डायरेक्ट 25 और इनडायरेक्ट 5, तो 25 का तो हिसाब बन गया। अब ये जो इनडायरेक्ट खर्चा है, मतलब ये जो 5,000 है, ये कौन सा 5,000 है, ये डायरेक्ट का 5,000 का बात नहीं कर रहे हैं। देखो, ये जो 25 था उसका तो 20 और 5 का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, बट ये 5,000 इसको भी तो क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जब चार्ज हुआ तब तो एंट्री सेम हुआ, वेजेस कंट्रोल टू बैंक या कैश। जब ये क्लोज होगा तो भी तो वेजेस कंट्रोल क्रेडिट होगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट खर्चा है तो फिर डेबिट क्या होगा। इनडायरेक्ट होने से तीन चीज होता है, यहां पर कौन सा होगा, अभी सिखाया, बोलो। अरे बोलो, फैक्ट्री, हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, तो क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल इनडायरेक्ट 5,000। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, तो पहले खर्चा इनकर्ड हुआ है तो एंट्री क्या होगा, बोलो। खर्चा पेमेंट का एंट्री इंटीग्रेटेड करके बोलो। वेजेस लेजर टू वेजेस क्यों होगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू कैश। फाइनेंस वाला क्या करेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये लोग करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू जीएलए या सीएलए। जीएलए सीएलए तो ले नहीं सकते हैं, तो उधर से कैश या बैंक लेंगे, इधर से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। तो मेन सोल्यूशन में लेकिन है नहीं हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। वर्किंग नोट बनाने से क्या होगा, जब हम लोग क्लोज करेंगे ना तो फिर हमें हेल्प होगा समझने में, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक 6,000। अब ये खर्चा हमें क्लोज करने बोला नहीं है, लेकिन हम लोग सारा खर्चा क्लोज करेंगे। बोलो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ क्लोज होता है, जो समरी लिखवाया वहां पर जाओ, देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ क्लोज होता है, बोलो क्या होगा। क्लोज होगा तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट है क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ, तो बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्योंकि अगर कॉस्ट शीट भी याद करोगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड खर्चा लगने के बाद जो नाम निकल के आता है उसको हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। वहां स्टेटमेंट फॉर्मेट में होता है, यहाँ पर लेजर में कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। अब देखो ना, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का मेन सोल्यूशन में कोई लेजर है, तो इसको हम लोग पोस्ट करेंगे। तो क्या ये बेकार में बना, नहीं बेकार में नहीं बना है, देखो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा ये बना के फायदा क्या है। अच्छा, फिर हो गया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बोल रहा है अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 12,000, तो बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, इसका क्या एंट्री करोगे। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, टू बैंक या कैश, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में क्या लिखेंगे, टू बैंक या कैश, टू बैंक या कैश 12,000। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश हो गया। अच्छा, अब इसे हमें करना पड़ेगा चार्ज। अब इसका चार्ज कितना करना है वो हमें क्वेश्चन बता रखा था कि प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब या चार्ज एक ही बात होता है। अगर समरी देखोगे लिखा हुआ है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी में जितना डायरेक्ट वेजेस चार्ज हुआ था उसका 150% प्रोडक्शन ओवरहेड में एब्जॉर्ब करवाना है, प्रोडक्शन ओवरहेड हमें एब्जॉर्ब करवाना है। अमाउंट तो ढूंढ लेंगे, पहले मुझे ये बोलो कि प्रोडक्शन ओवरहेड को जब चार्ज करेंगे यानी जब उसको क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या होता है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा, पहला बात तो ये है। और डेबिट क्या होगा, देखो समरी देखो, डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी। ठीक है, डब्ल्यूआईपी तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल होगा। अब जो है
कि ये पता करना है कि अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट कितना होगा, बोला है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, लेकिन वो जो WIP में चार्ज हुआ है, जो डायरेक्ट वेजेस WIP में चार्ज हुआ है। तो बोलो, यहां से देख के बता सकते हो WIP में डायरेक्ट वेजेस चार्ज कितना हुआ है। यहाँ से नहीं दिख रहा है, WIP में डायरेक्ट वेजेस चार्ज कितना हुआ इधर से 20,000। तब 20,000 का 150% कितना हो जाता है 30,000। 30,000। तो ये लिखना पड़ेगा, तो ये इसका पोस्टिंग करो, लिखो। बाई WIP, यहाँ पर बाई WIP 150% ऑफ 20,000 यानी कि 30,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी होगा WIP में, टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 30,000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 30,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहां तक कर लिया था, इनकट तक। तो देखो, इनकट 12,000 है, लेकिन हम लोगों ने चार्ज 30,000 किया है। तो बोलो, ये ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ। मतलब हम लोगों ने प्रोडक्ट के कॉस्ट में 30,000 लगाया, जबकि हम लोग का सच का खर्चा जो है, एक्चुअली जो खर्चा है वो 12,000 आया था। ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है सेल्स। तो सेल का एंट्री क्या होगा, सेल्स टू कैश, कैश टू सेल्स। कैश टू सेल्स। हाँ, तो कैश टू सेल हो जाएगा। ठीक है, चलो, कैश टू सेल्स। सेल्स अकाउंट बना लेते हैं, बाई कैश 1 लाख। कैश तो मैंने बनाया नहीं है वैसे, ठीक है, बैंक या कैश का मैंने बनाया नहीं है। और इसके बाद बोला है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसका मतलब समझो, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड मतलब जितना मेरा फिनिश गुड्स बन के रेडी हुआ वो मैंने बेचा है 80,000 का। ठीक है, मतलब सेल वैल्यू नहीं है, 80,000 का स्टॉक बिका है। और इसके नीचे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स 65,000। तो एक्चुअली ना, पहले ट्रांसफर होता है, ठीक है, फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने कितना बेचा। तो मैंने 65 ट्रांसफर किया और बेचा 80,000, ये कैसे पॉसिबल है। तो इसका मतलब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जरूर रहा होगा, और वो है। तुम लोग अगर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट को एक बार चेक करोगे तो तुम लोग को दिख जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। ठीक है, 35,000, तभी पॉसिबल है 80,000 बेच पाना। तो ये बेचने का काम बाद में होगा, पहले तो जो है फैक्ट्री से स्टॉक को वेयर हाउस में ले लो। ठीक है, तो पहले ये एंट्री करो तो अच्छा होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ये वाला एंट्री करो, ठीक है, इसके पहले तक सारा हम लोग का एंट्री क्लियर है, बस मैंने ये छोड़ रखा है। तो ये एंट्री क्या होगा, ये एंट्री क्या है कि पहले फिनिश गुड्स जो है वो कंप्लीट हुआ इतना सारा, तो फिनिश गुड्स बना। तो फिर एंट्री क्या होगा, किससे फिनिश गुड्स बना, WIP से फिनिश गुड्स बना। तो एंट्री क्या होना चाहिए, WIP का खत्म, फिनिश गुड्स रेडी, तो एंट्री क्या होना चाहिए, फिनिश गुड्स टू WIP। हाँ, फिनिश गुड्स टू WIP। तो यहाँ पर हो जाएगा टू WIP कंट्रोल 65,000, और WIP कंट्रोल में हो जाएगा बाई फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 65,000। तो टोटल स्टॉक कितना हो गया, 65 और 35 कितना होता है 1 लाख, है ना। 60 30 90 90 और 10 1 लाख। 1 लाख का स्टॉक में से कितना बेच दिया 80,000।
तो जो बिक गया तो बेचने से क्या क्या कम हो जाएगा, ये बोलो। जब भी मैंने स्टॉक बेचा तो क्या कम हो जाएगा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स क्रेडिट होगा इस एंट्री में। डेबिट क्या होगा? बेचने से डेबिट क्या होगा? क्योंकि ये मेरा कॉस्ट है। देखो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि बेचने से मेरे पास पैसा आ रहा है या डेटर जनरेट हो रहा है, लेकिन वो तो विथ प्रॉफिट वाला वैल्यू होना चाहिए, बट ये तो कॉस्ट है, तो क्या डेबिट होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्यों होता है पता है? देखो मेरे पास जितने का सामान है उसमें से अगर 80,000 का स्टॉक बिक गया तो इसका मतलब मेरे पास टोटल 1 लाख में से 80,000 चला गया। अब इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिनिश गुड्स जब बन जाता है पूरा पूरा, ठीक है, फैक्ट्री से, फिर उसके बाद जो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगने के बाद वो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही बनता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम लोगों ने इतने रुपए का स्टॉक बेच दिया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग इसे क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, जबकि हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाया नहीं है, अभी बना लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 80,000। ठीक है, अच्छा अब फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ द मंथ। फिजिकली जब हम लोगों ने स्टॉक को वैल्यू किया WIP के स्टॉक को, तो हमें मिला 40,000। तो ये WIP का क्या स्टॉक हो जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ? तो कौन सा स्टॉक होगा WIP का? जैसे ओपनिंग होता है वैसा कौन सा होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोगों ने गोडाउन में जाके, फैक्ट्री में जाके एक एक करके काउंट किया है। मतलब कोई डॉक्यूमेंट देख के नहीं बताया, मतलब स्टोर लेजर देख के नहीं बताया, जाके खुद फिजिकली खड़े होके काउंट किया, फिर देखा कि 40,000 है। तो ये क्या स्टॉक है एंड ऑफ द मंथ होने से? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक WIP का इधर लिखेंगे बाई बैलेंस CD, फिजिकल काउंट हुआ है। तो अगर तुम लोगों ने कभी पढ़ा हो, जिन्होंने फाउंडेशन किया उन्होंने पढ़ा होगा, अकाउंट्स में एक टॉपिक होता है, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वहां पर होता है परपेचुअल इन्वेंट्री और ये फिजिकल वैल्यूएशन। ठीक है, तो जो भी हो, तो ये फिजिकली वैल्यू किया इन्होंने, इतना स्टॉक है बस, और तो कुछ है नहीं। लगभग हम लोग का सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब देखो एक एक करके क्लोज कर सकते, लेकिन सबसे पहले हम क्लोज करेंगे मेरा ये वेजेस, मतलब जो वर्किंग नोट बना है वो वाला। ठीक है, तो वर्किंग नोट को पहले क्लोज करेंगे। सबसे पहला वर्किंग नोट है वेजेस, तो वेजेस वाला क्लोज करने पे क्या निकल के आ रहा है? इधर ये टैली हो जाता है। ठीक है, 30,000। अब चाहे वो वर्किंग में बने या मेन सोल्यूशन का पार्ट हो, ये हमेशा टैली हो जाता है, क्योंकि कुछ भी हमारा इसमें बाकी थोड़ी ना रह सकता है। जितना इनकर्ड उतना ही चार्ज, 30,000। वेजेस कंट्रोल बन गया। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये तो ऑलरेडी क्लोज ही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, वो भी करेंगे, वो सेल्स वाला भी करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स कंट्रोल आ गया 80,000, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो बाई लिखा हुआ है वो यहाँ पोस्ट होगा टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल 6,000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स बन रहा है 86,000 का। अब ये क्लोज कहां पर होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या और कोई खर्चा लगता है? सोचो कैसे याद रखोगे, कॉस्ट शीट सोचो। जैसे ही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया, इसके बाद तो मेरा प्रॉफिट ऐड होके जो है सेल वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बनने के बाद ये कहां पर बंद होगा? बाई साइड में। अमाउंट तो 86 हो जाएगा, लेकिन लिखे क्या? सेल्स। नहीं, सेल्स नहीं होगा। सेल्स के जगह हम लोग पहले एक बार इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाद में ये जहां ट्रांसफर होगा वहां से सेल्स में चला जाएगा। कॉस्टिंग पीएल। कॉस्टिंग पीएल, वो देखो समरी में लिखवाया है। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग
पीएल में। क्यों बोलो तो क्योंकि जैसे तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हो तो ट्रेडिंग में लिखते हो ना टू परचेज वाला स्टॉक या टू ओपनिंग स्टॉक, तो ये वही वाला हो गया ना। टोटल मेरे पास 86,000 का सेल करने लायक कॉस्ट, सेल करने लायक स्टॉक पड़ा हुआ है जिसका कॉस्ट है 86,000, ठीक है। तो तुम लोग जैसे टू ओपनिंग स्टॉक या परचेज लिखते हो वैसे ही, तो यहाँ तो ट्रेडिंग पीएल होता नहीं है, जो कॉस्टिंग पीएल है वही ट्रेडिंग पीएल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉस्टिंग पीएल हो गया। और देखो हम लोग को ना एक कॉस्टिंग पीएल भी इधर दिया है करने के लिए, ठीक है, मेन सोल्यूशन में। तो वहां पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कॉस्टिंग पीएल में, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं सॉरी, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 86,000। टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 86,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और कौन सा वर्किंग नोट जो है, एक ही, वैसे तो मेरा एक ही वर्किंग नोट और बना हुआ है। एक मिनट, हाँ। तो ये वाला हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो सेल्स में बाई कैश लिखा है इसको क्लोज, ये अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। एक्चुअली देखो यहाँ पर अब एक एक करके क्लोज करते समझ जाओगे, वो वाला नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। उसका क्लोजिंग का मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं कि हम लोग कर ले, ठीक है। देखो समझ में आ जाएगा, कर लेते हैं पहले। अब ये एक एक करके क्लोज करते हैं। तो ये मेरा मेटेरियल का अकाउंट है, तो मेरे पास टोटल मेटेरियल था कितना, 1 लाख का, ठीक है। पहले से था 25,000 और 75 खरीदा, 1 लाख का मेटेरियल था, जिसमें से मैंने मेटेरियल का यूज किया डायरेक्ट वाला 30 और इनडायरेक्ट वाला 4, तो बाकी मेरे पास बच गया। तो बाकी बचे हुए मेटेरियल को बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे। तो बोलो क्या आंसर आ रहा है। 66,000, ठीक है। अच्छा, अब ये WIP वाला अच्छे से समझो। WIP में ओपनिंग दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, और बैलेंस फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो समझते हैं। पहले देखो किधर ज्यादा आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इधर ज्यादा आ रहा है, 65 और 40, 1,05,000 कितना ज्यादा आ रहा है देखो तो, इधर आ रहा है, टू साइड 5,000। 5,000। अब ये क्यों हो रहा है, अब देखो ये समझाएंगे। पहले तुम लोग बोलो इधर का टोटल फिर कितना आया, 1 लाख आया होगा, तभी तो 5,000 ज्यादा आ रहा है, और इधर 1,05,000 है। अब देखो अगर मेरे पास टोटल 1 लाख का WIP है, मतलब प्रीवियस ईयर का WIP है 20,000, और इस बार ये अमाउंट खर्चा करके मेरा वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट हुआ है टोटल 1 लाख, ठीक है। तो उसमें से 1 लाख WIP का जो सामान था उसमें से मेरा 65,000 का फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ। तो जो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं हो पाया वो कितने रुपए का WIP है, फिर से सुनो। जो है बोलो, 5,000। 5,000 হচ্ছে, 1 লাখ থেকে 65,000 মাইনাস করলে ये जो टोटल 1 लाख का WIP का खर्चा हुआ, 1 लाख का WIP का सामान है, जो फिनिश गुड्स बना है सिर्फ 65,000 का इसमें से, तो फिर WIP ही रह गया। ये कितना सारा स्टॉक है, कितने रुपए का स्टॉक है जो WIP रह गया, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं हुआ। 35,000। हाँ, तो फिर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना होना चाहिए, अभी तो 35। बोला 35, लेकिन कितना दिख रहा है यहाँ पर, फिजिकल काउंट किया तो कितना दिख रहा है, 40,000। तो फिर 5,000 एक्स्ट्रा, ठीक है।
अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट में जो होता है ना उसमें जो है चेंजेस हो सकता है, मतलब चेंजेस इन द सेंस ऐसा होता है कभी कभी, जैसे मतलब हम लोगों ने गोडाउन में जाके काउंट किया तो कुछ और दिख रहा है, हमारे पास डेटा जो है उससे कुछ और दिख रहा है। तो जो भी हो, मेरा जो डेटा है उससे तो मुझे लग रहा है मेरे पास 35,000 का स्टॉक होना चाहिए, जबकि मेरे पास फिजिकली जब काउंट किया तो 40,000 का स्टॉक है। तो अच्छा बात है, 5,000 का स्टॉक मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो ये मेरा एबनॉर्मल गेन, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, फिर भी ये एबनॉर्मल गेन है। तो गेन या लॉस को कहाँ दिखाओगे? कॉस्टिंग पीएल। तो कॉस्टिंग पीएल में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड था। अब कॉस्टिंग पीएल में क्रॉस पोस्टिंग करो बाई WIP कंट्रोल 5,000। ठीक है, अच्छा अब फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल को बंद करते हैं। तो देखो मेरे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था 35,000, करेंटली मेरा 65,000 का फिनिश्ड गुड्स बना। ठीक है, तो मेरे पास टोटल फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल कितना हो गया, 1 लाख, जिसमें से मैंने 80,000 का फिनिश्ड गुड्स बेच दिया। ठीक है, 80,000 कॉस्ट वाला फिनिश्ड गुड्स बेचा, लेकिन उसमें ऑब्वियसली प्रॉफिट लगा के बेचा होगा। तो अभी मेरे पास जो फिनिश्ड गुड्स पड़ा हुआ है वो कितने रुपए का है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 20,000। इसको क्या लिखोगे, बाई, अगर बैलेंस पड़ा हुआ है स्टॉक का तो क्या लिखना पड़ेगा, अभी तो लिखा यहाँ बाई बैलेंस क्या होता है, CD होता है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या लिखोगे, बाई बैलेंस CD लिखोगे, और क्या लिखना है। अच्छा अब प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल को भी समझ लेते हैं, पढ़ो। देखो यहाँ पर एक क्रॉस पोस्टिंग नहीं हुआ है वेजेस से, बोलो तो कौन सा नहीं हुआ है, टू वेजेस अकाउंट देख के बोलो कौन सा क्रॉस पोस्टिंग नहीं हुआ है, मुझे पता है हम लिख देंगे, तुम लोग बताओ। नहीं दिख रहा है अकाउंट से, है बोलो। हाँ, टू वेजेस कंट्रोल इनडायरेक्ट वाला कितना है अमाउंट, 5,000। 5,000। ठीक है, अब इस अकाउंट को समझो। जैसे कि देखो मेरे पास मैंने प्रोडक्शन का खर्चा पहले से 3,000 किया था, अभी मैंने किया 4,000, 5,000, 12,000, 5,000, टोटल मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा कितना हो रहा है, इधर टोटल कितना आ रहा है, 7, 5, 12, 12, 12, 24, 24 और 5, 29, ये टोटल नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, 29,000 आ रहा है। और मैंने चार्ज किया है 30,000। ठीक है, तो मेरा 30,000 चार्ज किया हुआ है, जबकि मेरा खर्चा 20,000 दिख रहा है। ठीक है, तो फिर मेरा बैलेंस तो इधर आ रहा है। अब मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन, वो वैसे भी तुम लोग देखोगे तो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का जो भी प्रोडक्शन ओवरहेड है उससे हम लोगों ने ज्यादा ही चार्ज किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर पता चल रहा है 1,000 ज्यादा चार्ज किया है, तो मेरा खर्चा कम हुआ और मैंने ज्यादा चार्ज किया। ठीक है, तो मेरा क्या एब्जॉर्प्शन हुआ, बोलो। ओवर एब्जॉर्प्शन। तो अगर मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया है तो फिर मेरे लिए बेनिफिट है, हम 1,000 रुपए को बाद में क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसका दो एंट्री हो सकता है, या तो हम इसे टू बैलेंस, ये देखो ये स्टार देके लिख के रख सकते हो, या तो हम इसे टू बैलेंस CD लिख सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है नेक्स्ट ईयर अगर मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ तो उसके साथ सेट ऑफ कर लेंगे, या फिर हम चाहे तो इसे हम लोग कॉस्टिंग PL में जो है चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्टिंग PL में चार्ज करने का मतलब है कि हम इसे PL में दिखा दे रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, या तो हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं या तो हम लोग कॉस्टिंग PL में दिखा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। अगर कॉस्टिंग PL में कर रहे हो तो आएगा बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और अगर टू बैलेंस CD करोगे तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, बस इतना फर्क है। अगर टू बैलेंस CD करोगे तो इधर नहीं आएगा, अगर करोगे तो इधर आ जाएगा।
दोनों ही लिख दिया, लेकिन एग्जाम में कोई भी एक हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन होता है उसका रूल्स में ऐसे होता है कि अमाउंट अगर बहुत कम है तो हम लोग जो है उसे कॉस्टिंग पीएल में दे सकते हैं, अमाउंट अगर ज्यादा है तो फिर हम लोग उसे सेट ऑफ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब 1,000 कम है या ज्यादा वैसे तो नहीं समझ में आता है, देखो 1,000 वो तो हमें क्वेश्चन में वैल्यू निकल के आया है, तो उससे हम लोग डिसाइड थोड़ी ना कर सकते हैं। जैसे हम लोग को दिया हुआ रहता है कार 5,000, तो 5,000 का कौन सा कार आता है, नहीं आता है ना, तो वैसे हम लोग अमाउंट देख के नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि दो तरीके का ही हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अमाउंट क्या है, स्मॉल है या फिर बिगर है, उसके ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों ही दिखा दिया मैंने कि अगर कॉस्टिंग पीएल करोगे तो इधर आएगा, नहीं करोगे टू बैलेंस सीडी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल का मतलब ट्रेडिंग पीएल। तो ट्रेडिंग पीएल में ये वाला क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, मेरे पास इतना स्टॉक है, तो वैसे ही मेरे पास 86,000 का बेचने का स्टॉक है। ठीक है, जिसमें से मेरा यहाँ पर ये एबनॉर्मल गेन है 5,000। एबनॉर्मल गेन। अब इसमें से मेरा और भी 5,000 का स्टॉक मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, और 1,000 रुपए का मेरा जो है यहाँ पर 1,000 रुपए का जो है मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन से आया है। और मैंने जो सेल किया तो वो कहाँ पर लिखेंगे, जैसे ट्रेडिंग पीएल में लिखते हो वैसे ही सेल्स यहाँ पर लिख दोगे, तो सेल वहां लिखने का जरूरत नहीं होगा, जो मैंने अलग से अकाउंट बनाया, तो सेल 1 लाख का हो गया। ठीक है, अब सेल लिख दिया है और कॉस्ट लिख दिया है, जो बेचा उसका कॉस्ट लिख दिया है, तो अब ये सारा चीज नेट करके मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बोलो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। 1 लाख का सेल है, एबनॉर्मल गेन है 5,000 का, और 1,000 का मेरा खर्चा बच रहा है, तो मेरा टोटल कितना आ रहा है 1,06,000। और 86,000 का ही मेरा खर्चा हुआ, अगेंस्ट में इतना मेरा इनकम आ रहा है, किसी भी तरीके से आए। 20,000। ठीक, हाँ, तो 20,000 का मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,06,000। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये वाला बनाने का इधर जरूरत नहीं है। ठीक है, एक वर्किंग नोट बल्कि बनना चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 4, ये हम 3 दे देते हैं। वो बैच जो है, बैच का ट्रांसफर नहीं होगा ना, तो वो हम लिख देते हैं मेटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैच not affected, not affect any control account, any control account, so no entry needed। ठीक है, तो कोई एंट्री का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये नोट दे देना है कि मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम बैच टू बैच, इसका कोई एंट्री होता नहीं है। अच्छा, ये वाला हम लोग कर सकते हैं, फिफ्थ वाला बहुत ही छोटा सा है ये वाला क्वेश्चन। इसमें बोला है कि ए फायर डिस्ट्रॉयड सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी, यू हैव बीन एबल टू कलेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द spoiled paper records and as a result of consultation with accounting staff for the month of Jan। बोल रहा है कि आग लग गया था, सारा पेपर्स जो है डिस्ट्रॉयड हो गया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो फिर भी जो भी थोड़ा बहुत पेपर बच गया था, रिकॉर्ड बच गया था, स्टाफ लोगों से कंसल्ट करने के बाद ये पता चला कि ये कुछ इंफॉर्मेशन पता चला जिससे कुछ इनकम्प्लीट लेजर एंट्रीज बन सकता है, मेटेरियल कंट्रोल, WIP, क्रेडिटर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिनिश गुड्स कंट्रोल। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव अकाउंट। हम लोग को ये अकाउंट को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो भी अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले ये अकाउंट को जो है ड्रॉ कर लो, जो भी अकाउंट दिया है उसको ड्रॉ कर लो।
illustration 5, illustration 5, material control. Two balance BD 32,000. Two balance BD 32,000. WIP two balance BD by finished goods control. ये था 9200, 1,51,000. फिर क्रेडिटर टू बैलेंस बाई बैलेंस. क्रेडिटर पेएबल बोल के ब्रैकेट में क्रेडिटर लिखा है, तो जैसा है मेंटेन किया वैसा ही हम लोग लिख देंगे. टू बाई बैलेंस बीडी था शायद, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी होना चाहिए, देख लेते हैं. हाँ, 16,400, 19,200. तो ये इधर होना चाहिए नीचे के साइड, क्लोजिंग है. टू बैलेंस सीडी. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल. टू बैंक 29,600. finished goods control टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी. बाई बैलेंस सीडी 24 और 30. अमाउंट स्पेंट ये वाला, अमाउंट स्पेंट. अच्छा, अब देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन मिला है. बोल रहा है द बैंक बुक शोड दैट 89,200 हैव बीन पेड टू क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल. बोलो इसका एंट्री क्या होगा. रॉ मटेरियल के लिए क्रेडिटर को पे किया गया है. क्रेडिटर को पे कर रहे हैं. हाँ, बोलो. क्रेडिटेड टू कैश और बैंक. तो क्रेडिटर में लिखेंगे टू बैंक 89,200. बैंक अकाउंट तो है नहीं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा. एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP इंक्लूड मेटेरियल 5,000. तो मेटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP इंक्लूड्स मेटेरियल 5,000. तो बोल रहा है कि जो WIP बना हुआ स्टॉक है ना आधा अधूरा, उस पे मेटेरियल का खर्चा हो चुका है 5,000. मतलब मान लो ये एक फिनिश WIP है, ठीक है. जैसे मान लो रॉ मटेरियल, वर्कर का मेहनत, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस सब मिला के तो कुछ एक मतलब गुड्स बनना स्टार्ट होता है, ठीक है. तो जब पूरा काम नहीं होता है तब जो स्टेट में वो गुड्स रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं WIP. अब WIP देख के हम लोग बोल तो सकते हैं ना कि रॉ मटेरियल का खर्चा कितना हो चुका है, लेबर का खर्चा कितना हो चुका है, अदर एक्सपेंस कितना हो चुका है, और ये सारे खर्चे और कितने कितने करने से वो फिनिश्ड गुड्स बन सकता है, ठीक है. अब हो सकता है कि रॉ मटेरियल का खर्चा पूरा ही हो गया हो. तो यहाँ पर इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो WIP का क्लोजिंग स्टॉक है ना उसमें मेटेरियल 5,000 का इंक्लूड हुआ है, ऑन विच 300 डायरेक्ट लेबर हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट वेजेस एंड ओवरहेड. बोल रहा है कि 300 आवर्स काम करने से जितना लेबर का खर्चा और ओवरहेड का खर्चा होता है उतना उतना खर्चा हो चुका है WIP बनाने के लिए. तो सबसे पहला बात है कि एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP, तो WIP में इसको कैसे लिखा जाएगा. एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP तो क्या लिखेंगे, बाई. एंडिंग मतलब क्लोजिंग होता है, बोलो क्या लिखेंगे. क्लोजिंग स्टॉक को क्या लिखते हैं रे बाबा.
बाय बैलेंस सीधी। बाई बैलेंस सीडी या बाई क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, और बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो लिखना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू हमें बता दिया है, मेटेरियल के तरफ से 5000, तो यहीं पर लिख के दिखाते हैं, मेटेरियल के तरफ से 5000, लेबर का कितना हुआ है 300 डायरेक्ट लेबर आवर, और लेबर को हम लोग पे कितना करते हैं, वेज रेट है 10 रुपए करके, तो कितना हो जाएगा 300 घंटा काम करने का जो खर्चा होता है उतना कर चुके हैं, 10 रुपए करके देते हैं। और बोला है कि बाकी ओवरहेड का, तो ओवरहेड का खर्चा कैसे होता है, वो भी डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे होता है, बट 4 रुपए करके, तो 300 घंटा डायरेक्ट लेबर आवर, उसके ऊपर 4 रुपए करके, तो बोलो कितना बन गया, जो फिनिश्ड गुड, सॉरी, जो डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक बना उसका वैल्यू कितना हुआ। 9200। 9200, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि द जॉब कार्ड शोड दैट द वर्कर हैव वर्कड फॉर 7000 आवर, बट जॉब कार्ड जो है उसमें दिख रहा है कि टोटल वर्कर ने 7000 घंटा काम किया, जिसमें से डब्ल्यूआईपी में 300 घंटा, वो बात अलग है, लेकिन वर्कर का टोटल पेमेंट तो हमें करना पड़ेगा। तो 7000 घंटा काम किया है और पेमेंट होता है 10 रुपए करके, तो कितना पेमेंट हो जाएगा। 7000 घंटा तो 70,000, तो एंट्री क्या होगा, वर्कर को पेमेंट का एंट्री क्या होगा। वेजेस कंट्रोल टू, बिजनेस कंट्रोल टू कैश। अब ये देखो यहाँ क्रेडिटर अकाउंट है, तो ये कौन सा वाला है, इंटीग्रेटेड कि नॉन इंटीग्रेटेड, तो इसीलिए कैश या बैंक, मैंने बोला कि हाँ सही बोल रहे हो, जब मेरा क्रेडिटर लेजर है तो ये कौन सा अकाउंट मेंटेन करते थे, इंटीग्रेटेड कि नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड, ऑब्वियसली, नॉन इंटीग्रेटेड में क्रेडिटर नहीं आता है ना, वहां पर क्या आता है, पर्सनल अकाउंट की जगह सीएलसी या फिर जीएलए आता है, तो अगर मेरा क्रेडिटर है तो इसका मतलब कौन सा होता है, इंटीग्रेटेड, दोनों का मिला के, तो इसीलिए ये क्रेडिटर लैंग्वेज कौन यूज करता है, फाइनेंस वाला, तो फाइनेंस वाला का नाम लिया हुआ है, तो इसका मतलब इंटीग्रेटेड फॉलो होता है, तभी तो तुम लोग कैश या बैंक बोल पा रहे हो, नहीं तो जीएलए सीएलए बोलना पड़ता। तो वेजेस पेमेंट करने से एंट्री होता है वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, लेकिन मुझे यहाँ वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाने नहीं बोला है, तो इसके बाद वेजेस का क्या होता है, वेजेस क्लोज होता है, तो बोलो वेजेस जब क्लोज होगा, अब ये जॉब में जा रहा है तो डायरेक्ट वेजेस को जब क्लोज करोगे तो टू वेजेस कंट्रोल होगा, डेबिट क्या होगा, जॉब में जब होता है तो वो प्रोडक्शन रिलेटेड होता है, अगर समरी देखोगे तो दिख जाएगा, डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी टू वेज कंट्रोल, तो डब्ल्यूआईपी में क्या लिखेंगे, टू वेजेस कंट्रोल, 10 इंटू 7000, 70,000, ठीक है। अच्छा, ओवरहेड रिकवरी रेट है वो 4 पर डायरेक्ट लेबर आवर, और डायरेक्ट लेबर आवर कितना है 7000 घंटा, 7000 घंटा 4 रुपए करके कितना हो जाएगा 28,000। तो ओवरहेड को जब रिकवर करते हैं तो एंट्री क्या होता है, ओवरहेड चार्ज करने का एंट्री हमें नहीं करने बोला यहाँ पर, तो ओवरहेड चार्ज करने से तो होगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, वो तो हमें करने नहीं बोला, चार्ज का एंट्री बोला, चार्ज करने से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, डायरेक्ट लेबर आवर पे रिकवरी करने बोला है। कम से कम समरी देख के ही तो बोल दो, वो देखने से ही तो दिख जाएगा, इतना भी मेहनत नहीं करोगे तो क्या कर सकते हैं बोलो। प्रोडक्शन ओवरहेड। ये देखो, वेजेस, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल वाला, लेकिन बोला है हाँ प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे रिकवरी करना है, तो 7000 घंटा मेरा डायरेक्ट लेबर आवर है, तो इसका मतलब डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे चार्ज होगा, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी, ठीक है, ये वाला डब्ल्यूआईपी टू, मैंने वो पेज खोल लिया गलती से, डब्ल्यूआईपी टू
मैन्युफैक्चरिंग जब क्लोज होता है कहाँ क्लोज होगा? WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, तो फिर क्या एंट्री हो जाएगा? पोस्टिंग क्या होगा? टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल 28,000। ठीक है। अच्छा, अब तो और कुछ नहीं, अब एक एक करके हमें क्लोज करते रहना पड़ेगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखो कैसे करके क्लोज होगा। अब यहाँ ना थोड़ा समझने वाला चीज है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल में लिखेंगे बाई WIP क्रॉस पोस्टिंग 4 इंटू 7,000 28,000। ठीक है। सबसे पहले देखो ये क्रेडिटर को क्लोज करते हैं, बिकॉज क्रेडिटर रिलेटेड विथ मेटेरियल होता है। तो देखो मैंने क्रेडिटर से मुझे मुझे क्रेडिटर को 16,400 देना चाहिए था, मैंने 89,200 दे दिया। इसका मतलब तो ये होता है ना, मेरा पेबल इतना था, मैंने इतना पे कर दिया, फिर भी मेरा 19,200 बाकी है। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मेरा पेबल अमाउंट रह गया और मैंने पे भी ज्यादा किया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब मैंने और मेटेरियल क्या किया होगा? परचेज। तो फिर क्या एंट्री होगा मेटेरियल परचेज का? एंट्री मटेरियल नॉर कंट्रोल क्रेडिट। हाँ, मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट ये आ जाएगा। तो ये बैलेंस करके आ रहा है, कितना आ रहा है देखो। 92,000। हम्म, ये कितना आ रहा है? 1,08,400। $92,000। अब ये क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा कहाँ पर? मेटेरियल में टू क्रेडिटर 92,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब इसके बाद हम लोग ये क्लोज नहीं कर सकते कि मेरे पास इतना मेटेरियल है टोटल। ठीक है। अब मेरे पास क्या अवेलेबल नहीं है? देखो मेरा यहाँ इधर बाई साइड में क्या आता है कि मैंने कितना मेटेरियल यूज किया और कितना मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन कितना यूज किया लिखा ही नहीं है, मतलब मेरे पास है नहीं इंफॉर्मेशन। तो यूज किया है उसका इंफॉर्मेशन मुझे कौन से अकाउंट से मिल सकता है? जब मेटेरियल इशू करते हैं, यूज का मतलब इशू, तो फिर कौन सा अकाउंट में इंपैक्ट आता है? मेटेरियल इशू का एंट्री सोचो, वो तो सिर्फ कॉस्ट वाला करता है। मेटेरियल इशू का एंट्री क्या होता है? WIP टू मटेरियल कंट्रोल। तो इसका मतलब WIP में दिखना चाहिए मेटेरियल कंट्रोल, बट दिख नहीं रहा है। इसका मतलब हमें खुद से निकालना पड़ेगा। तो इसको क्लोज करो तो बैलेंस आएगा, तो वही होगा मेरा मेटेरियल कंट्रोल। तो टोटल करो कितना आता है? 1,51 प्लस 9200, तो ये कितना हो जाएगा? 1,60,200। 6200। अब इधर बैलेंस निकालो। 53,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंट्री क्या होता है? मेटेरियल इशू का WIP टू मेटेरियल कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटेरियल कंट्रोल, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई WIP। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा ये डायरेक्ट मेटेरियल इशू। ठीक है, WIP का मतलब डायरेक्ट हुआ ना, इनडायरेक्ट होने से मैन्युफैक्चरिंग दिखता। तो ये बाकी मेरा क्लोजिंग बैलेंस अब मेटेरियल आ जाएगा। तो ये कितना होगा? क्योंकि दो दो बैलेंसिंग फिगर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 1,24,000 आ रहा है। 1,24,000 माइनस 53 कितना आ जाएगा? 71। 71। ठीक है। अब ये अकाउंट का मतलब भी समझ लो, मैंने 9,200 का WIP प्रीवियसली बना हुआ था। ठीक है। और इस बार जो WIP बना उसमें मैंने इतने रुपए का वेजेस का खर्चा किया, इतने रुपए का मैंने ओवरहेड का खर्चा किया। ठीक है। फिर ये टोटल जो WIP था उसमें से इतना मेरा WIP बना और मेटेरियल का खर्चा इतना किया, जो कि मुझे खुद निकालना पड़ा। ठीक है। तो इसका मतलब मेरा इतना फिनिश गुड्स बना, बाकी मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं था, ये निकालना पड़ा क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए ना। तो जो भी स्टाफ से इंफॉर्मेशन मिला और जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ पेपर था उससे हमें इंफॉर्मेशन मिला कि क्लोजिंग में इतना पड़ा हुआ है, तो क्लोजिंग में इतना इतना फिनिश गुड्स बना। ठीक है। तो इसका मतलब टोटल WIP इतने का होगा,
1,60,200, लेकिन ये टोटल करने से 53 का कमी दिख रहा है। तो मेटेरियल का खर्चा किए बिना कैसे कोई WIP बन सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेटेरियल का खर्चा कुछ भी नहीं किया बाकी सारे खर्चे कर दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब मेटेरियल का खर्चा यहाँ दिख नहीं रहा है, तो जो बैलेंस है वो मेटेरियल वाला ही है। और मेटेरियल में भी नहीं दिख रहा था कंजम्पशन कितना है, तो उतना दिखा के इशू कितना है या कंजम्पशन वो दिखा के हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल निकाल लिया। क्रेडिटर भी बंद हो गया है। अब ये वाला मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, तो देखो मैंने इतने रुपए का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल मतलब इतना मैंने फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा किया है, ठीक है, जिसमें से ये WIP में 28,000 इनकर्ड हुआ। ये देखो ना, WIP में कितना इनकर्ड हुआ है, 28,000, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड किया उसमें से WIP में इतना खर्चा हुआ। तो बाकी बैलेंस कितना आ रहा है, एक बार पहले माइनस करके निकालते फिर बोल रहे हैं वो क्या होगा। 29,600, 28,000, 1,600, ठीक है। तो देखो मैंने खर्चा किया 29,600 और चार्ज किया है 28,000। तो फिर मैंने कम चार्ज किया है, कम चार्ज करने से मेरा क्या एब्जॉर्प्शन होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन। मतलब मैंने गलत कर दिया कि मुझे मेरा खर्चा वैसे 29,600 है, मैंने जब एस्टिमेटेड वे में किया तब 28,000 दिखा दिया, तो मुझे और इतना 1,600 का खर्चा और चार्ज करना पड़ेगा। तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, बाई कॉस्टिंग PL, ठीक है। या ये लिख सकते हैं, और अगर हम लोग चाहे कि इसको ब्रॉट फॉरवर्ड कर देंगे वो भी हो सकता है, स्मॉल अमाउंट हो तो ब्रॉट फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसे बाई बैलेंस CD बोल के लिखेंगे अगर ब्रॉट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो, ठीक है। और कॉस्टिंग PL अगर बनाते तो कॉस्टिंग PL में ये वाला चार्ज कर देते, ठीक है। अब ये फिनिश गुड्स कंट्रोल का देखो, यहाँ पर 24,000 का फिनिश गुड्स पहले से ही था, ठीक है। अब करेंटली जो मेरा फिनिश गुड्स बना वो कितना बना है, ये वाला 1,51,000 टू WIP। 1,51,000 का इस साल मेरा फिनिश गुड्स बना है, तो टोटल फिनिश गुड्स अवेलेबल कितना हो जाएगा, 1,75,000, ठीक है। अब उसमें से मेरा फिनिश गुड्स बच गया है 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक में, तो बाकी बिक गया होगा। तो कितना बिका है, कितने रुपए का स्टॉक बिका है, माइनस करने से पता चलेगा। 1,45,000। अब इसको क्या बोलेंगे, ये मेरा कॉस्ट में है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लगा हुआ है कि बाई सेल्स लिख देंगे। तो अगर सेल्स में तो प्रॉफिट हो इंक्लूड होता है तो वो चीज सेल्स होता है, जब सेल्स वैल्यू से प्रॉफिट हटा देंगे तो वो कॉस्ट हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे फिर, बाई कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। इसके बाद ये हो गया, ये टॉपिक में मैंने बोला था ना 3 टॉपिक है हम लोग का, एक इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट और एक हम लोग का रिकंसिलिएशन है, ठीक है। तो रिकंसिलिएशन, ये बाकी सारे क्वेश्चन नहीं, ये रिकंसिलिएशन का नहीं है, ये तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो। इलास्ट्रेशन 7, वैसे मुझे पता नहीं है ये रिकंसिलिएशन लास्ट में करने बोला है कि नहीं, हाँ करने बोला है, लास्ट में रिकंसिलिएशन करने बोला है। 8 वाला भी, ये भी रिकंसिलिएशन है। ये आगे का सारा रिकंसिलिएशन है। अच्छा, ये MCQ का ये बताओ, अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम सेम लेजर इज मेंटेन, नॉन इंटीग्रेटेड बोला है, ठीक है, सब अपना अपना अलग अलग। सेम लेजर इज मेंटेन फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, सेपरेट लेजर मेंटेन, A एंड B, नन ऑफ द अबव, क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी। सेपरेट लेजर एंड मेंटेन फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, हाँ 1 का आंसर हम लोग का B होना चाहिए, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड बोला है तो सेपरेट ही मेंटेन होगा। अच्छा, ये वाला तो हो गया, ये कर सकते हैं, और कौन सा कर सकते हैं देखते हैं, क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन लेंगे तो वो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। अच्छा, नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, तो नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे अभी मैंने बोला ना डमी अकाउंट, नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट, बेसिकली नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है, हम लोग बोल सकते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट में जो काम होता है ना, तो वहां पर हम लोग सोच लेते हैं कि मेरा इसको कंप्लीट करने पे
इतना खर्चा लग सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग हर साल कॉस्ट या प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो वो मेरा कॉस्ट तो फिर भी मतलब मेरा क्या होता है, एग्जैक्टली रिकॉर्ड होता है, बट उसमें प्रॉफिट एस्टिमेटेड होता है, उसको हम लोग नोशनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, और यहाँ पर नोशनल कॉस्ट का मतलब हो जाएगा जो हम लोग एस्टिमेटेड वे में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नोशनल कॉस्ट किस अकाउंट में इंक्लूड होता है, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड, या फिर कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नॉन इंटीग्रेटेड, नन ऑफ द अबव? ऑप्शन बी। हाँ, जो नॉन इंटीग्रेटेड होता है ना, जिसमें हम लोग वो CL CGL इस तरीके का चीजों का यूज करते हैं। एक्चुअली नोशनल कॉस्ट का मतलब जो एक्चुअली पे नहीं है, डिसीजन पर्पस के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली पे नहीं है, डिसीजन पर्पस के लिए हम लोग इनकर्ड करते हैं ना, उसको हम लोग नोशनल कॉस्ट बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट का मैंने जो बोला ना, वहां पर क्योंकि प्रॉफिट एस्टिमेटेड वे में आता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में 4 साल लगेगा, तो क्या 4 साल में एक बार फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं? नहीं, हर साल बनाते हैं। तो हर साल का प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेटेड होता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है इतना ही प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म होगा तो हो सकता है कि खर्चे का एस्टिमेट बदल गया हो। तो जैसा जैसा हो रहा है वैसा हम लोग लिखते जा रहे हैं, बट 4 साल बाद क्या होगा वो हमें भी नहीं पता, इसीलिए सारे चीज नोशनल होते जाते हैं। तो जो भी नोशनल का मतलब, जो हम लोगों ने एक्चुअली तो पे नहीं किया, बट डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए हम लोग वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग का हो गया नोशनल कॉस्ट, और ये हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में। अच्छा, आप बोल रहे हैं अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जो नॉन इंटीग्रेटेड मतलब अलग अलग, द अकाउंट मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री इज, डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्या नाम यूज होता है? स्टोर लेजर कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल, या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट? अकाउंट को मतलब डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, हम लोग नॉमिनल अकाउंट का यूज करते हैं। रियल पर्सनल जो है एंट्री को कंप्लीट करने के लिए उसके जगह GLA या CLC यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो वैसा ही चीज पूछा है, तो आंसर क्या होगा इसका? डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है? डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है? रियल या पर्सनल अकाउंट जब आएगा तो अभी ना डबल एंट्री कंप्लीट जब होगा, दो नॉमिनल अकाउंट से तो होता नहीं है, अलग अलग अकाउंट होता है ना। एक नॉमिनल हुआ तो दूसरा रियल या पर्सनल, रियल पर्सनल हो सकता है, रियल नॉमिनल हो सकता है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इनको तो बस नॉमिनल अलाउड होता है। तो डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्या यूज करते हैं? GLA। तो फिर ये क्या हो जाएगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, इंटीग्रेटेड जब है तो वो कैसे मेंटेन होता है? इन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव? बोलो। इंटीग्रेटेड मतलब मिला जुला के। बी। हाँ, ये देखो, सेम सेट ऑफ बुक्स होता है ना, सेप। ये देखो, कॉस्ट एंड अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टुगेदर इन वन सेट ऑफ बुक। तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर देखो, बोल रहे हैं अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब जहां पर एक साथ नहीं होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में डेबिट क्या होता है? नॉन इंटीग्रेटेड में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में डेबिट क्या होता है? ऑप्शन ए। मटेरियल या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA या CLC होता है। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, इफ मटेरियल 1500 आर परचेज फॉर ए स्पेशल जॉब, देन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? मटेरियल परचेज हुआ है तो क्या एंट्री होगा? किसी ऑप्शन एक बी। पर्टिकुलर जॉब के लिए। हाँ बोलो, समरी में जाओ दिख जाएगा। स्पेशल कोई मटेरियल, स्पेशल कोई जॉब के लिए अगर हो रहा है, स्पेशल कोई जॉब के लिए अगर हो रहा है, देखो क्या क्या नहीं होगा ये बोलो। कॉस्ट कंट्रोल तो नहीं होगा। नॉर्मली मटेरियल परचेस करने से क्या होता है? मटेरियल कंट्रोल डेबिट टू क्या होता है?
GLA या CLC। अब अगर बोल रहा है कि इतना स्पेसिफिकली कोई जॉब के लिए लिया गया है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अलग से मेटेरियल कंट्रोल, ऑप्शन ए भी तो बोल सकते हैं ना, स्पेशल जॉब अकाउंट या WIP अकाउंट बोलते हैं। तो ये वाला नोट कर लो। तो बोल रहा है कि अगर स्पेशली कोई जॉब के लिए ले रहे हैं तो उस जॉब का नाम दे सकते हैं, किस जॉब के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब बोल रहा है मेटेरियल अगर रिटर्न हो रहा है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड नहीं, मेटेरियल रिटर्न हो रहा है तो क्या एंट्री होता है? मेटेरियल रिटर्न होने से टू स्टोर लेजर कंट्रोल हो जाता है। और डेबिट क्या होगा? ऑप्शन ए। CLC। क्योंकि मुझे तो नॉर्मल क्या होता है, क्रेडिटर टू मेटेरियल, तो क्रेडिटर की जगह CLC, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट? अच्छा, अब ये जो पॉइंट आ गया ना, ये हमारा वो जो है क्या बोलते हैं उसे, रिकंसिलिएशन का पार्ट हो जाएगा, 8th नंबर, ठीक है, 8 ये वाला बता सकते हो। ये वाला 8 नंबर वाला बाद में पूछ लेंगे। व्हेन कॉस्टिंग लॉस इज 5600, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब बीइंग 600, द लॉस एज पर फाइनेंशियल, ओ ये भी वही सारा चीज बोल रखा है, फाइनेंस बुक में जाएगा कि नहीं जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक है, ये जो है लास्ट का 8, 9 और 10, ठीक है, ये हम लोग का जो है रिकंसिलिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हम लोग तभी देख सकते हैं। बाकी यहाँ का मुझे पता नहीं, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कि यहाँ कुछ हमारा जो अभी हम लोगों ने इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड किया उसका कुछ क्वेश्चन है कि नहीं। ये तो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन बोला है, यहाँ भी रिकंसिलिएशन बोला नहीं, तो हम तुम लोग को होमवर्क में बोल सकते हैं ये करके देखो। ये कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इंटीग्रल सिस्टम फॉलो करता है तो एंट्री क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, 3 2 और ये भी कर सकते हो 3 2 और 1, ठीक है, पहले तो हम लोग यही करेंगे उसके बाद ही रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, 3 2 और 1, इससे और भी प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, ये इलास्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये होमवर्क करो तुम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, फिर आज इतने